हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसे कल हमने किया था सेकंड एप्लीकेशंस ऑफ गाउस लॉ, आज करेंगे हम थर्ड एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ। वो क्या है? थर्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज conducting plate यूनिफॉर्मली है तो इनफाइनाइट चार्जेस हैं यहाँ पे, यानी कि इनफाइनाइट चार्ज ड्यू टू इनफाइनाइटली चार्ज कंडक्टिंग प्लेट। ठीक है, कल किया था हमने नॉन कंडक्टिंग प्लेट के लिए और आज है हमारा कंडक्टिंग प्लेट के लिए, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। ठीक है, इनफाइनाइटली चार्ज है कोई भी कंडक्टिंग प्लेट। तो देखिए इसमें अंतर क्या होगा। जैसे ये हमारा ये प्लेट है, ये प्लेट है जैसे 3D से बनाई इसकी, और ये इनफाइनाइटली चार्ज है जैसे प्लस 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 प्लस, इधर ये इनफाइनाइटली चार्ज है, इधर भी। अब इसके अंदर जो सिलेंड्रिकल जो गाउसियन सरफेस है वो क्या है? कंडक्टिंग प्लेट, यानी कि कांटेक्ट में है। क्या है? कांटेक्ट में है। तो कांटेक्ट में है तो ये जो प्लेट है कंडक्टिंग और कंडक्ट, यानी कि जो अब ये कांटेक्ट की वजह से ये वाला ये फेस किसका है? S1 फेस। ये सर्कुलर साइड ऑन लेफ्ट साइड, ये क्या है? सर्कुलर पार्ट ऑन राइट साइड S2 S1, और ये CS से था कर्व्ड सरफेस ऑफ गाउसियन सरफेस, यानी कि सिलेंड्रिकल सरफेस का कर्व्ड सरफेस S3 ये इस साइड है। तो इसके अंदर क्या होगा? जो परपेंडिकुलर जो वेक्टर होता है एरिया के, ds वेक्टर इस साइड होगा। इधर क्या है इसकी डायरेक्शन? यहां पे परपेंडिकुलर होगा सरफेस के ds वेक्टर, इधर भी क्या होगा? ds वेक्टर। लेकिन जो मेजर डिफरेंस है नॉन कंडक्टिंग प्लेट और कंडक्टिंग प्लेट का वो ये है, यानी कि उसके अंदर तो क्या है? कांटेक्ट में नहीं थी, तो यहाँ पे क्या है? जो इंटरनल पार्ट के, यानी प्लेट के इंटरनल पार्ट के कांटेक्ट में है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल पार्ट में वो जीरो होता है। कितना होता है? जीरो। इंटरनल पार्ट के अंदर गाउसियन सरफेस के अंदर तो क्या होता है? जीरो। तो यहाँ पे जो E की वैल्यू होगी वो जीरो होगी, क्योंकि इंटरनल पार्ट के कांटेक्ट में है, और इंटरनल पार्ट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो होती है या इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है वो जीरो होती है। इधर यहाँ पे डायरेक्शन तो हमने सेकंड एप्लीकेशन निकाली थी, डायरेक्शन क्या थी? प्लेट के परपेंडिकुलर। क्या थी? प्लेट के सरफेस के परपेंडिकुलर की डायरेक्शन में थी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसकी यही होगी, यहाँ पे ये होगी। डायरेक्शन इसमें होता तो यही रहती, लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी जीरो है। तो अब S1 S2 S3 इसके अंदर भी हमने 3 पार्ट्स में पूरे सिलेंड्रिकल सरफेस को डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब यानी कि लिखेंगे वी कैन डिवाइड द गाउसियन सरफेस, गाउसियन या सिलेंड्रिकल सरफेस, into 3 parts। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है सर्कुलर पार्ट ऑन लेफ्ट साइड, या लिख सकते हैं लेफ्ट सर्कुलर पार्ट, ये हो जाएगा S1। इधर राइट सर्कुलर, टोटल गाउसियन सिलेंड्रिकल सरफेस को बांटा है, यानी कि सर्कुलर पार्ट S1। ठीक है, सरफेस का एरिया होगा
यहां पे राइट सर्कुलर ये होगा H2 और CS से यानी कि CS से होगा यहां पे S3। ठीक है, अब डायरेक्शन के बीच में जो एंगल है, यहां पे जो एंगल है DS और E के बीच में एंगल है, यहां पे थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, यहां पे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है। यहां पे अब E की वैल्यू 0 है तो थीटा तो होता तो 0 डिग्री होता, लेकिन यहां पे क्या है, E की जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ E या मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे 0 है। तो अब यहां पे स्टार्ट करते हैं। देखो, सिंस सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी कब आता है, जब कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो यहाँ प्लेट है तो उसमें भी क्या कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जिसके कारण इंटरनल पार्ट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होगा सिग्मा, वो क्या होगा, समेशन Q अपॉन S। ठीक है, समेशन Q अपॉन S। अब इसके अंदर समेशन Q की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, सिग्मा S ये होती है, जैसे इससे पहले वाले एप्लीकेशन में यही बताया था। इसके बाद फ्रॉम गाउस लॉ यानी कि अप्लाई करते हैं, ये एप्लीकेशन इसके अंदर अप्लाई तो हो गई गाउस लॉ, तो हम फ्रॉम गाउस लॉ को अप्लाई करते हैं, यानी कि अप्लाई करते हैं इसमें, तो वो क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू सिग्मा Q यानी कि समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से यहां पे लिख सकते हैं, देखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, यानी सिग्मा जो समेशन Q की वैल्यू है सिग्मा S, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, ये जो वैल्यू है वो किसके बराबर होती है, ये होती है इंटीग्रेशन E डॉट ds के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, ये। तो अब इसके अंदर हम यही ले लेंगे, इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ये वैल्यू इक्वल है, तो इसके अंदर ये होगा सिग्मा Q की वैल्यू आएगी, समेशन Q की वैल्यू कितनी आएगी, सिग्मा S अपॉन क्या था, एप्सिलॉन नॉट, यहां पे आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हमने फाइंड आउट की इक्वेशन थर्ड। क्योंकि ये जो E वेक्टर डॉट ds वेक्टर वो टोटल सरफेस के लिए है, तो क्योंकि हमने सरफेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो इंटीग्रेशन में कितना डिवाइड होगा, 3 पार्ट्स में। ये टोटल जो इंटीग्रेशन होगा वो 3 जो पार्ट्स के अलग अलग इंटीग्रेशन के ऐड के बराबर होगा। ठीक है, तो इससे आगे देखिए S1 S2 S3 के लिए, तो इसके बाद देखो, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर फॉर S1 प्लस E डॉट ds वेक्टर फॉर S2 प्लस E वेक्टर डॉट ds फॉर S3 इक्वल टू सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्या कर दिया हमने, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, S1 S2 और S3 के लिए डिफरेंट आएगा, सबके लिए अलग अलग करके ऐड कर दिया। अब देखो S1 के लिए E की वैल्यू क्या थी, 0 फॉर इंटरनल पार्ट, यानी कि इंटरनल पार्ट यानी कि क्यों है 0, तो इसका रीजन ये है, यहाँ पे कंडक्टिंग प्लेट है, और कंडक्टिंग का मतलब क्या है, कॉन्टेक्ट ऑफ चार्जेज। तो कॉन्टेक्ट में आने के कारण से इंटरनल पार्ट के कॉन्टेक्ट में है, तो इंटरनल पार्ट यानी कि इसका जो लेफ्ट जो साइड है वो इंटरनल पार्ट के कॉन्टेक्ट में है, और इंटरनल पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0। तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगी, E की वैल्यू 0, तो यहाँ पे होगा 0। ये E की वैल्यू 0 होने की वजह से क्या हो जाएगा, 0। तो ये तो होगा E की वैल्यू 0 होने से, ये 0 क्यों हुआ, यानी कि 0 इंटू में इंटीग्रेशन ds करें तो ds कोस 0 होता E की वैल्यू, और यहाँ पे S1 प्लस में यहाँ पे E यूनिफॉर्मली है, क्योंकि जो E है वो सभी पॉइंट पे सेम है, यहाँ पे E1 E2 E3 तो लिखा ही नहीं, क्यों, क्योंकि E सबके लिए कॉमन है। ठीक, E सेम फॉर ऑल पॉइंट्स। तो S2
ये होगा ds cos, अब h2 के साथ में कितना एंगल बना, थीटा की वैल्यू कितना होता है, ये तो क्या डॉट प्रोडक्ट है a डॉट b, तो a भी cos ऑफ थीटा, तो ये बाहर आ गया तो कांस्टेंट था, और ये हो गया ds cos 0, यहां पे आ गया e, और s3 यहां पे आ गया ds cos 90, कितना आया cos 90, क्योंकि एंगल बिटवीन e वेक्टर एंड ds वेक्टर फॉर s3 इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहां पे जो वैल्यू आई है सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्या रिजल्ट आया, ये तो यहाँ पे जीरो की वजह से, जीरो से मल्टीप्लाई होने के बाद तो जीरो, ये कंप्लीटली क्या हो गया जीरो, इधर ये cos 90 की वजह से क्या हो गया जीरो, बचा क्या सिर्फ ये cos 0 तो 1 होगा, तो ये बचा 0 प्लस ई इंटीग्रेशन s2 ds cos 0 e 1 हो गया प्लस 0 इक्वल टू सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ds फॉर S2 यानी कि टोटल जो एरिया होगा S2 का, तो वो क्या होगा, S1 S2 सेम रहते थे, यानी S1 S2 इक्वल टू क्या है, दोनों साइड सेम है, तो यहाँ पे एज्यूम क्या करेंगे S, तो S1 S2 S इक्वल, तो यहाँ पे हो जाएगा ES इक्वल टू सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इधर देखिए ये S क्या हो गया, कैंसिल आउट, और E की वैल्यू जो आई वो आई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्या आई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। वहां पे क्या आई थी, नॉन कंडक्टिंग की कंडीशन में क्या थी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो अभी यहाँ पे क्या है, ई की वैल्यू है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो क्या है इसका मैग्नीट्यूड, ये तो क्या है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इसलिए कि इसमें डायरेक्शन तो है ही नहीं, तो ये मैग्नीट्यूड था, ठीक है। अब डायरेक्शन के लिए, क्योंकि इन वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, ई वेक्टर डायरेक्शन क्या है उसकी परपेंडिकुलर था, तो जैसे अब डायरेक्शन ये हो जाएगा यहाँ पे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और एन कैप क्या है यहाँ पे, एन कैप है यहाँ पे यूनिट वेक्टर, क्योंकि ई वेक्टर था वो परपेंडिकुलर सरफेस के था, तो एन कैप की भी डायरेक्शन यही होगी, ई की डायरेक्शन एन कैप बता रहा है ई की, तो डायरेक्शन क्या होगी, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू सरफेस, ठीक है, ये होगा। इससे पहले जो नॉन कंडक्टिंग की कंडीशन में था वो क्या था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट था, यहाँ पे क्या था 2 और था, यानी कि इसकी वैल्यू का हाफ करते तो वो किसके लिए होगा, नॉन कंडक्टिंग प्लेट के लिए। अब ग्राफ खींचे, अब देख आप ये देखा डायग्राम के अंदर ड्रॉ करें, जैसे ई और आर के बीच, आर क्या है रेडियस, तो यहाँ पे यह पॉइंट से डिस्टेंस, तो उस पर तो डिपेंड किया ही नहीं, तो यहाँ पे डिपेंड किया, तो ई और आर के बीच में जो ग्राफ आएगा वो आएगा कांस्टेंट, यानी कि आर की वैल्यू चाहे कम हो या ज्यादा हो, ई की वैल्यू अगर फिक्स है तो यहाँ पे पूरे कर्व में क्या रहेगी, फिक्स है, क्योंकि डजंट डिपेंड द वैल्यू ऑफ आर, इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आर पे डिपेंड नहीं किया, और इधर प्रोपोर्शनल हुआ डायरेक्टली, किसके प्रोपोर्शनल है, सिग्मा के, ये तो क्या हो गया यहाँ पे परमिटिविटी है, कांस्टेंट हो गया, तो ये हो जाएगा ई, और यहाँ पे सिग्मा, तो ये हो गया प्रोपोर्शनल, ये क्या होगा प्रोपोर्शनल, तो यहाँ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, और यहाँ पे डिपेंड नहीं किया, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले में नहीं है, तो डिपेंड करता है सिग्मा पे और एप्सिलॉन नॉट पर, तो ये वैल्यू फिक्स है, और यहाँ पे ये जितनी ज्यादा वैल्यू होगी उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, तो ये दोनों इसका डिपेंडेंस थी, ये डिपेंडेंस है ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली इनफाइनाइटली चार्ज कंडक्टिंग प्लेट, ओके, तो ये था। अब देखो इन पे, इस पे बेस पे अगर न्यूमेरिकल भी है, न्यूमेरिकल क्या है, न्यूमेरिकल है इसका गिवन, उसमें है सरफेस चार्ज डेंसिटी की जो वैल्यू है वो दर की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा की जो वैल्यू है वो दर की 4 इंटू
10⁻⁻6 कूलाम पर मीटर स्क्वायर, कूलाम पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि पहले बताया था मैंने समेशन Q अपॉन S ये होता है, तो ये जो होगा S का यानी कि ये एरिया है तो एरिया मीटर स्क्वायर में, और जो समेशन Q है यानी कि टोटल जो प्रेजेंट चार्ज है वो कूलाम में। इसके बाद इसमें गिवन है प्रेजेंट यानी कि Q की वैल्यू, प्रेजेंट चार्ज की वैल्यू, तो यहां पे हो जाएगा टोटल चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है इसके अंदर -2 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम, ये है। अब फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम पहले पढ़ लिया फर्स्ट चैप्टर में, वो क्या होता है F इक्वल टू Q इंटू E, ठीक है, क्योंकि E क्या होता है, वो होता है F अपॉन Q, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो Q इंटू E क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। अब ये किसके लिए था, इसमें ये था, कंडीशन ये थी इसकी कि ये जो प्लेट है वो कंडक्टिंग प्लेट के लिए निकाल रहे हैं, क्वेश्चन में गिवन है कंडक्टिंग प्लेट के लिए, तो कंडक्टिंग के लिए E की वैल्यू क्या थी अभी बताई जो हमने, वो था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये वैल्यू आई। अब देखो सिग्मा की वैल्यू गिवन है, Q की वैल्यू गिवन है, तो एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी फॉर वैक्यूम, जिसकी वैल्यू क्या होती है 8.857 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये होता है कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। सारी वैल्यू है तो इसको पुट कर दीजिए, तो ये होगा यहाँ पे Q की वैल्यू। अब देखो यहाँ पे डायरेक्शन समेत है, तो यहाँ पे सिर्फ हम क्या लेंगे मैग्नीट्यूड, हम प्लस माइनस नहीं देखेंगे इसके अंदर, ठीक है, तो अगर साइन भी इंक्लूड करें तो इसकी डायरेक्शन आ जाएगी, माइनस शामिल करेंगे तो F की डायरेक्शन आ जाएगी इसके अंदर, ठीक है। तो अब ये होगा Q की वैल्यू माइनस का 2 इंटू 10⁻⁻, क्योंकि मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं ओनली, विद डायरेक्शन निकालना तो साइन भी सम्मिलित करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻6, सिग्मा की वैल्यू है 4 इंटू 10⁻⁻6, और नीचे परमिटिविटी 8 इंटू 8.85 10⁻⁻12। देखिए यहां पे 2 4 जा 8, ये तो होगा 8, और 10 की पावर -6 ये और -6 ये, तो माइनस का 12, नीचे 8.85 इंटू 10⁻⁻12, तो ये कैंसिल आउट हो गया, इससे बचा क्या 8.85, तो इसको जो सोल्व करते हैं तो ये जो वैल्यू आती है ये आगे 0.903, ये वैल्यू आती है। निकाल क्या रहे हैं फोर्स, तो फोर्स का यूनिट क्या होगा न्यूटन, क्या आएगा न्यूटन। देखो यूनिट अगर सबके हम फाइंड आउट करें तो देखो कूलाम था, यहाँ पे चार्ज है कूलाम, इधर सिग्मा की वैल्यू क्या थी कूलाम अपॉन मीटर स्क्वायर, अपॉन क्या था परमिटिविटी, तो अपॉन परमिटिविटी का कर दें तो सी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, तो सी इंटू सी स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा न्यूटन बच जाएगा, केवल ये ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल करके यूनिट भी इसी तरह डिवाइड होकर के आता है, तो न्यूटन बच रहा था। अगर यूनिट का हम एनालिसिस करें सभी से तो सिर्फ न्यूटन बचता, बाकी कैंसिल आउट हो जाती यूनिट्स। फोर्स कितना आया 0.903 न्यूटन, ठीक है। अच्छा इसके बाद नॉन कंडक्टिंग के लिए, ये तो किसके लिए था कंडक्टिंग के लिए था, नॉन कंडक्टिंग के लिए भी एक न्यूमेरिकल देखते हैं। नॉन कंडक्टिंग के लिए एक न्यूमेरिकल देखिए, यह है नॉन कंडक्टिंग प्लेट के लिए, फॉर नॉन कंडक्टिंग प्लेट, वो कंडक्टिंग प्लेट के लिए था। नॉन कंडक्टिंग के लिए क्या होता अभी इलेक्ट्रिक जो फील्ड इंटेंसिटी वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इसमें गिवन दे रखा है, गिवन प्रोड्यूस चार्ज है 17.70 माइक्रो कूलाम, यहाँ पे एरिया दे रखा है 1 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें क्रिएट करनी है। देखो यहाँ पे वैल्यू गिवन सिर्फ ये है Q और A की, सिग्मा की वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे एरिया है A4, यहाँ पे क्या एरिया है जो हम इसमें पढ़ते हैं S, तो जो एरिया है ऐसे डिनोट कर लेते हैं, तो एरिया है इसमें
तो सबसे पहले सिग्मा की वैल्यू निकाले, तो सिग्मा क्या होगा, क्यू अपॉन में एस। तो पहले ये फाइंड आउट किया, तो 17 पहले, हाँ देखो यूनिट को सबसे पहले क्या तो सारे एमकेएस में हो या सारी सीजीएस में हो, मोस्टली हम क्या करते हैं सारी यूनिट को कन्वर्ट किस में करते हैं, एमकेएस में। तो ये माइक्रो कूलाम है, तो ये हो जाएगा 17.70 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस का 6 कूलाम, ये हो गया। ये मीटर स्क्वायर है, ऑलरेडी चेंज है ये, तो ये होगा 17.70 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 6 कूलाम हो गया। और यहाँ पे एस की वैल्यू क्या है, देखो ये कूलाम में, और ये नीचे मीटर स्क्वायर पे डिवाइड हो रहा है, तो सी अपॉन एम स्क्वायर हो जाए कूलाम पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे एस का जो वैल्यू है ये 1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 4, तो 10 रेज़ टू द पावर माइनस 4 है, ठीक है। तो 10 रेज़ टू द पावर माइनस 4 यानी 1 इंटू 1 मल्टीप्लाई करने पर वही रहेगा, तो ये ऊपर चली जाएगी वैल्यू, -4 है +4 हो जाएगा ऊपर, तो सिग्मा इक्वल टू 17.70 10 की पावर +2, ये हो जाएगा कूलाम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 17.70 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 2 कूलाम पर मीटर स्क्वायर। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर नॉन कंडक्टिंग प्लेट के लिए क्या थी वैल्यू, इसकी ये होती है, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। देखो यहाँ पे परमिटिविटी फॉर वैक्यूम की वैल्यू फिक्स है, तो वो कितनी है, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो होगी वो होगा 8.85 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 12, और ये होगा कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो वहां पे वैल्यू पुट कर दी, तो सिग्मा की वैल्यू 17.70 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 2, ये वैल्यू होगी। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय वैल्यू करेंगे इसकी एप्सिलॉन नॉट की, तो एप्सिलॉन नॉट क्या है 8.85 10 रेज़ टू द पावर माइनस 12। देखिए 17.70 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 2, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, देखो 8.85 को मल्टीप्लाई कर लें तो ये भी आ गया 17.70, ये भी आ गया, और 10 रेज़ टू द पावर माइनस का जो 12 है ये ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 12 है, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू थी सिग्मा की, तो सिग्मा की वैल्यू कितनी थी, सिग्मा की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे -2, कितनी थी -2, 10 रेज़ टू द पावर 70 इंटू 70 इंटू 10 रेज़ टू द पावर, क्योंकि माइनस का 4 था ऊपर जाएगा +4, -6 +4 -2, तो यहाँ पे -2 था, ये -2 और ये होगा प्लस का 12 ऊपर जाएगा, तो ये आ गया, फिर ये कैंसिल आउट हो गया, +12 -2 10 की पावर 10 निकाल रहे हैं हम इंटेंसिटी, तो ये हो जाएगा न्यूटन पर कूलाम, ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। अच्छा, एक स्टूडेंट का एक डाउट था, वो अभी मैं 1 मिनट में क्लियर कर देता हूं। उसने ये पूछा था कि सर वाटर की रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, तो देखो हमने रिलेटिव परमिटिविटी क्या बताया था, रिलेटिव परमिटिविटी क्या बताया था, वो एप्सिलॉन आर यानी कि रिलेटिव, वो था कोई भी मीडियम के लिए यानी कि एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट, ये वैक्यूम के लिए फिक्स रहेगा, ये जो भी मीडियम उसकी परमिटिविटी होगी, ये उसके लिए फिर रिलेटिविटी परमिटिविटी आएगी। अच्छा, फॉर वैक्यूम के लिए निकाल, फॉर वैक्यूम, तो वैक्यूम के लिए जहां पे ये जो वैल्यू है मीडियम के लिए है, तो यहां पे भी क्या आ जाएगा वैक्यूम के लिए, यहां पे एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ गई, ये हो गया वैल्यू 1, वैक्यूम के लिए क्या होगी फिर 1। अच्छा, उसके बाद मेटल के लिए कितना होगा, 4 मेटल, तो ये जो वैल्यू होती है वो होती है इंफिनिटी, क्या होती है इंफिनिटी। और फॉर वाटर के लिए होती है ये वैल्यू 81, और जनरली हम 80 करते हैं, न्यूमेरिकल में 80 लेते हैं, 81 80.5 समथिंग होती है, तो ये यूनिट लेस होती है, डायमेंशन लेस और यूनिट लेस होगी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों यूनिट सेम रहेगी, तो ये वैल्यू होगी। अब देखिए, अब कोई भी मीडियम हो तो सबसे देखो, सबसे जो मिनिमम वैल्यू होती है 1 और मैक्सिमम वैल्यू होती है इंफिनिटी, तो जो भी वैल्यू आएगी मीडियम तो वो इनके बीच में आएगा, अदर कोई भी है
तो अदर के लिए वो क्या होगा, 1 से ज्यादा होगी और इन्फिनिटी से वो कम रहेगी। ये परमिटिविटी के लिए है, ठीक है, 1 से और इन्फिनिटी के बीच बीच में रहेगी। ठीक है, थैंक यू।